हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं आपके लिए। इसमें आज सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन टुगेदर। अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दें, कलेक्टिव नाउन दो तरह से बिहेव कर सकता है हमारे साथ। कितने प्रकार से कर सकता है? दो प्रकार से कर सकता है। यदि कोई कलेक्टिव नाउन एक इकाई का काम करे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में नजर आए, तो फिर हम इसे कहेंगे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके बीच में का हमें कोई सेपरेशन नजर आए, कोई अलगाव नजर आए, लैक ऑफ यूनिटी नजर आए, तो फिर ये एक प्लूरल नाउन की तरह से बिहेव करते हैं। तब हम इन्हें कह सकते हैं प्लूरल कलेक्टिव नाउन। अब जाहिर सी बात है, यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ में आप वर्ब जो लगाएंगे, वर्ब भी कैसी होएगी? सिंगुलर वर्ब होएगी। और ये प्लूरल का काम कर रहा है तो फिर यहां पर वर्ब जो होएगी वो भी एक प्लूरल वर्ब ही होएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए मैं थोड़े से कुछ चंद हिंट्स जो है वो आपको दे देता हूं। वाक्य में यदि आपका कलेक्टिव नाउन एक इकाई का काम कर रहा है, कि यूनिटी को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? यूनिटी को शो कर रहा है, तो वाक्य में आपको हिंट स्वरूप जो है प्रोनाउन के रूप में इट फैमिली, अर्थात इट हो सकता है, इट्स भी हो सकता है, इटसेल्फ भी हो सकता है, इस प्रकार के शब्द देखने को मिल सकते हैं। या फिर कोई ऐसा और कोई शब्द जो इसकी यूनिटी को शो करे, जैसे यूनानिमस, इस प्रकार के शब्द जो आपको वाक्य में प्राय मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम इधर चलें, जहां पर आपका कलेक्टिव नाउन जो है प्लूरल की तरह से बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स वहां पर सेपरेशन का भाव आ रहा है, अर्थात इंडिविजुअल्स इन ग्रुप का भाव आ रहा है, तो फिर यह भाव आ रहा है, तो फिर आपको वाक्य में प्रोनाउन के लिए दे, देम, देयर या देमसेल्व्स जैसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, एक बार उसको सारांश से समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है। यह एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है आपके लिए, और प्लूरल कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। जब ये एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है तो वाक्य में ये कलेक्टिव नाउन जो यूनिटी को शो करता है, एकता का भाव व्यक्त करता है, अर्थात ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नजर आता है, तब हमें वर्ब क्या लगानी है? सिंगुलर। तब हिंट स्वरूप आपको प्रोनाउन इट फैमिली देखने को मिल सकती है, या यूनानिमस जैसे शब्द जो है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आपका कलेक्टिव नाउन जो है एक प्लूरल कलेक्टिव नाउन का व्यवहार कर सकता है, तब आपको वाक्य में प्रतीत क्या होगा? इंडिविजुअल्स इन ग्रुप। तब हिंट स्वरूप दे फैमिली, अर्थात देम, देयर, देमसेल्व्स, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, और तब आपको इसके साथ में वर्ब लगानी है प्लूरल। दोस्तों, वर्ब क्या लगानी है? प्लूरल। देखिएगा जरा, द jury
द जूरी ब्लैंक स्पेस यूनानिमस, और हमने वर्ब के रूप में लिया है वॉज तथा वर। अब यूनानिमस का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मत, अर्थात एक ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मसला जिस पर सभी लोग क्या हो? सहमत हो। और जूरी का मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस या अ बेंच ऑफ जजेस, अर्थात जजेस का समूह है। तो ये तो अपना क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। और ये क्या है? किसी बात पर क्या है? सहमत है। तो अब दोस्तों आप बताइए, यदि ये सहमत है तो इनमें क्या शो हो रही है? यूनिटी, यूनिटी शो हो रही है। तो आपका ये कलेक्टिव नाउन किस प्रकार का हो गया? सिंगुलर, और सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसे रहेगा? सिंगुलर। तो अब यहां पर वर्ब आप क्या लगाएंगे? वॉज, न कि वर। वर्ब क्या लगानी है आपको? वॉज, न कि वर। और देख लीजिए वाक्य, इसी सेंटेंस को यो लिख करके देख लेते हैं। द ज्यूरी ब्लैंक स्पेस नॉट यूनानिमस, दैट मीन्स सारे के सारे कंपोनेंट्स वही अपन ने सेंटेंस के काम में लिए, सिर्फ मैंने यहां पर एडिशनली नॉट रख दिया। ठीक है, द ज्यूरी नॉट यूनानिमस, नॉट यूनानिमस का मतलब क्या हो गया? कि सहमत नहीं है, अर्थात ये क्या बन गए? इंडिविजुअल्स इन ग्रुप। इनके बीच में क्या नजर आ रहा है? सेपरेशन, अर्थात यूनिटी का अभाव नजर आ रहा है। अब ये अलग अलग मत हो गए हैं, एक मत नहीं है। तो अभी वर्ब जो लगेगी वो क्या रहेगी? यहां पे प्लूरल रहेगी। क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। कुछ और वाक्य देखते हैं। अब ये सेंटेंस देखिएगा, द कमिटी ब्लैंक स्पेस इशूड इट्स रिपोर्ट। कमिटी ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। यहां पर इसके लिए प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है इट फैमिली से। इट्स किसके लिए आ रहा है? कमिटी के लिए। अब इट्स का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? किसी इंस्टीट्यूशन के रूप में हो रहा है इसके लिए। ठीक, किसके लिए? कमिटी के लिए। तो फिर कमिटी को अपन एक इंस्टीट्यूशन की तरह से ले लिया। दैट मीन्स यहां पर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बिल्कुल एक मत है, एक राय है, सभी एक संस्था के रूप में काम करेगी, यूनिटी शो कर रहे हैं। तो ये फिर यहां पर वर्ब जो आएगी वो कैसे आएगी? हैज, अर्थात सिंगुलर। द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी सेंटेंस को यो लिख के देखें, लीजिए ये सेंटेंस लीजिए, द कमिटी डिवाइडेड, पहला ही शब्द मिल गया हमें, डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब एक मत नहीं है, बट गए हैं, अलग अलग हो गए इसके सदस्य इन दियर ओपिनियंस, अपने अपने राय में। और वैसे भी यहां पर देखिए प्रोनाउन क्या यूज किया? दियर। ठीक है, अब दियर का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होता, एक से अधिक के लिए होता है। ठीक है, और वैसे भी यहां पर इनमें बंटने का भाव दिया गया है, इसलिए अब यहां पर वर्ब के रूप में सिंगुलर का चयन नहीं होगा बल्कि प्लूरल अर्थात वर्ग का चयन किया जाएगा। तो एक बार दोस्तों फिर से ध्यान कर लीजिए जो मैंने कहा। मैंने आपको यह बताया कि यदि आपकी परीक्षा में कलेक्टिव नाउन पूछा गया तो दो प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार से आपका कलेक्टिव नाउन बिहेव कर सकता है। एक यूनिटी शो करता है तब वो सिंगुलर नाउन होगा, यूनिटी शो नहीं कर रहा है तब उसको हम एक प्लूरल नाउन की तरह से मानेंगे। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे, गलती मत कीजिएगा इसमें। चलिए अगले नियम पे बढ़ते हैं। अगला नियम जो है
फिर से मैं कलेक्टिव नाउन से ही ले रहा हूं। किससे लिया मैंने? कलेक्टिव नाउन से ही लिया है। किस प्रकार से लिया अभी देखते हैं इसको। जैसे देखिएगा, कलेक्टिव नाउन लिया, इसके बाद मैंने लगाया ऑफ, हालांकि इसका सही उच्चारण आपको पता होना चाहिए, अव। इसके बाद में प्लूरल का नाउन आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां इस कलेक्टिव नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। तो अब यहां पर वर्ब हमेशा ही सिंगुलर की प्रयुक्त होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी कलेक्टिव नाउन से पहले ए आ गया हो, उसके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, तो वर्ब आगे हमेशा ही सिंगुलर की आएगी, कभी भी प्लूरल की नहीं आ सकती है। इस प्रकार के जो कलेक्टिव नाउन्स है वो प्राय इस तरह के हो सकते हैं। देखिए, अ ग्रुप ऑफ, a set of, a band of, a bouquet of, a bunch of, a group of, a crowd of, a series of, a chain of, a garland of, इस प्रकार के कई तरह के कलेक्टिव नाउन्स है यहां पर काम में लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, a group of students blank space shouting slogans on the road. A group of students shouting slogans on the road. ग्रुप क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसका ऑफ आ गया, प्लूरल का नाउन आ गया, लेकिन पहले क्या लगा हुआ है? ए। ठीक है, तो अब हमें यहां पर वर्ब किसकी लेनी है? सिंगुलर की लेनी है, न कि प्लूरल की। तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज शाउटिंग स्लोगन्स ऑन द रोड, कि सड़क पर छात्रों का एक समूह क्या कर रहा था? नारे लगा रहा था। एक सेंटेंस और ले लीजिए, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज अर्थात चाबियों का एक गुच्छा, ए कलेक्शन ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, बंच क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया, ऑफ लग करके फिर प्लूरल नाउन आ रहा है, लेकिन यहां पर ए आ गया। वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर भी। ए बंच ऑफ कीज वॉज लाइंग ऑन द टेबल, वॉज लाइंग ऑन द टेबल। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ऑल शब्द की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑल शब्द की बात करेंगे। ऑल एक प्रोनाउन भी है, ऑल एक डिटरमिनर भी है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगले नियम पे आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ऑल का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं और ऑल का प्रयोग हम डिटरमिनर के रूप में भी करते हैं। पहले इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। जैसा ऑल का मतलब होता है सारे, सभी, तमाम, समस्त, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद में यदि कोई नाउन आया है तो ध्यान दीजिएगा, वो नाउन या तो प्लूरल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। इसके बाद में कभी भी काउंटेबल का सिंगुलर नाउन नहीं आता है। तो यदि इसके बाद प्लूरल नाउन आया है तो वर्ब कैसे लगेगी? प्लूरल की लगेगी। और यदि इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब किसकी लगेगी? सिंगुलर की लगेगी, न कि प्लूरल की। तो ऑल के बाद में यदि प्लूरल नाउन आ गया है तो प्लूरल की ही क्या लगेगी? वर्ब लगेगी। और ऑल के बाद में यदि अनकाउंटेबल नाउन आ गया है तो फिर वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर की लगेगी। याद रखेंगे, वर्ब कैसे लगेगी? सिंगुलर की लगेगी। जैसे जैसे वाक्य देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहां पर क्या है? एक प्लूरल नाउन है। चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बीच में और दे दूं। यहां पर मैंने डिटरमिनर के रूप में आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। डेफिनेट आर्टिकल द का मैंने यहां पर प्रयोग किया है। क्यों किया है सुन लीजिए। यदि हम डिटरमिनर की बात करें तो ऑल भी एक डिटरमिनर है और द भी एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर को हम तीन भागों में बांट देते हैं पोजीशन के आधार पे। किसके आधार पे? पोजीशन के आधार पे हम तीन भागों में बांटते हैं, सेंट्रल, प्री तथा पोस्ट। तो यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स एक पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज है। स्टूडेंट्स इसमें एक नाउन है, द इसमें एक सेंट्रल डिटरमिनर है और ऑल यहां पर एक प्री डिटरमिनर की भूमिका में होता है। यदि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा हो कि ऑल भी डिटरमिनर है, द भी डिटरमिनर है, दोनों साथ कैसे आ गए हैं, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि किसी नाउन फ्रेज में एक से अधिक डिटरमिनर्स हो सकते हैं, जिसमें सेंट्रल डिटरमिनर की संख्या केवल और केवल एक होती है और प्री डिटरमिनर की संख्या भी केवल और केवल एक हो सकती है। लेकिन पोस्ट डिटरमिनर्स जो होते हैं वो एक या दो हो सकते हैं। हमारे सामने सेंट्रल और प्री का एक एक एग्जाम्पल आ चुका है। ठीक है, दोनों संख्या में एक एक है, आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं वापस। तो यहां पर ऑल के बाद एक ऐसा नाउन आ गया जी, प्लूरल नाउन आ गया। ठीक है, प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब भी कैसे लगा दो जी? हैव, अर्थात प्लूरल की लगा दो कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स, कि सभी छात्रों ने अपना नामांकन करवा लिया है। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। एनरोल अर्थात नामांकन करवाना, ये वर्ब जब भी किसी वाक्य में आती है तो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन लेती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार कॉमन एरर के प्रश्नों में इस प्रकार का एलिमेंट पूछ लिया जाता है। एनरोल अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में क्या लेगी? रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन लेगी। सेल्फ या सेल्व्स लगा शब्द आएगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तो इस प्रकार की वर्ब को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। क्या नाम देते हैं जी? रिफ्लेक्सिव वर्ब। चलिए वापस आ जाइए बेटा, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं अब।
ऑल द मिल्क, अब ये मिल्क कैसा नाउन है भाई? काउंटेबल तो नहीं है, और काउंटेबल प्लूरल तो नहीं है, ये बिल्कुल अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा ही कैसे लगाई जाती है? सिंगुलर की लगाई जाती है। तो वाक्य कैसा बनेगा अपना? ऑल द मिल्क, वर्ब कैसे उठाओगे आप? सिंगुलर, अर्थात क्या लेकर के आओगे? हैज। ऑल द मिल्क हैज टर्न्ड सोर, कि पूरा का पूरा दूध जो है वो फट गया। ठीक है जी, यहां तक चलिए कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब होती है? कि जब ऑल को अकेले के रूप में पूछ लेते हैं, अर्थात प्रोनाउन के रूप में पूछ लिया जाता है, तब ऑल के तुरंत बाद में वर्ब लगाने के लिए कहा जाता है। यहां पर तो ऑल के साथ क्या था? नाउन आ गया, तो उस नाउन को आपने देखा, उसी के अनुसार वर्ब लगा दी। लेकिन ऑल अकेला आ गया, ऑल क्या आ गया? अकेला आ गया। ठीक है, ऑल के तुरंत बाद वर्ब मांगिए, अब नाउन नहीं दिया गया, अब दिक्कत आ जाती है। जैसे जैसे ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, कौन सा सही करेंगे? नहीं पता। ठीक है, ये पता कब चलेगा? जब आप ये इसको, किसको? ऑल को स्पष्ट कर पाए कि ऑल का प्रयोग किसके लिए हुआ है। यदि ऑल का प्रयोग, ध्यान दे लीजिएगा, यदि ऑल का प्रयोग किसी सिचुएशन के लिए, हालात के लिए हुआ है, ठीक है, तब वो एक अनकाउंटेबल के लिए प्रयुक्त हुआ है, तब तो आप क्या लगा देंगे? इज। जैसे आपने 3 इडियट्स फिल्म में वो डायलॉग सुना होगा, ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था वो। वहां पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ? एवरीथिंग के लिए। तो पहली बात आप अपने दिमाग को समझा दीजिए, यदि ऑल का प्रयोग, ऑल का प्रयोग किसके लिए किया गया हो? एवरीथिंग के अर्थ में हुआ हो। ठीक है जी, तो कैसी वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। बात समझ आ रही है मेरी? यदि ऑल का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ हो? एवरीथिंग के अर्थ में हुआ हो, तो वर्ब लगा दो सिंगुलर। लेकिन ऑल का प्रयोग, ऑल का प्रयोग किसके लिए हुआ हो? पर्सन्स या थिंग्स, पर्सन्स या थिंग्स के लिए हुआ हो, तो हमेशा ही किसका प्रयोग करना? किसका प्रयोग करना? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना। अब चलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको वाक्यों को समझाता हूं, देखिएगा जरा। I have met the students, प्लूरल है, I have met the students. ऑल ब्लैंक स्पेस वेल। अब आप लगाइए, क्या लगाएंगे? ठीक है, आप क्या लगाएंगे? इज लगाओगे कि आर लगाओगे? आगे समझ में? अब ऑल का प्रयोग किसके लिए हुआ? पिछले वाक्य में जो स्टूडेंट शब्द आए थे, अर्थात प्लूरल नाउन आया था, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अब यहां पर क्या लगाओगे? आर। क्या लगेगा? ऑल आर वेल। वो 3 इडियट्स वाला मत कर देना हर जगह कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नहीं। आप करेंगे 3 इडियट्स वाला। आप देखो, आई हैव विजिटेड द हॉस्टल, मैं हॉस्टल देख आया। ऑल ब्लैंक स्पेस वेल देयर, वहां सब कुछ ठीक है, अर्थात एवरीथिंग। ऑल का प्रयोग किसके अर्थ में हो रहा है?
एवरीथिंग हालात के अर्थ में हो रहा है, तो अब आप क्या लगाओगे, इज, न कि आर। बात समझ आ गई आपको कि ऑल का प्रयोग यदि किसके लिए किया गया हो, पर्सन्स के लिए, जैसे यहां किया गया स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर आप क्या लगा दोगे, ऑल के साथ आर लगा दोगे। और यदि ऑल का प्रयोग किसके लिए हुआ हो, हालात के लिए हुआ हो, कंडीशंस के लिए हुआ हो, एवरीथिंग के अर्थ में हुआ हो, तो फिर वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। जैसे एक सेंटेंस और देखो बेटा, अंतिम सेंटेंस है आज का, जैसे आई हैव चेक्ड द टायर्स ऑफ माई कार। मैंने मेरी कार के सारे टायर क्या कर लिए, चेक कर लिए हैं। अब टायर क्या है, थिंग्स है। अब देखिए ऑल का प्रयोग किसके लिए हुआ है, टायर्स के लिए हुआ है ना। ये ऑल शब्द किसके लिए, प्रोनाउन है, किसके लिए, इस टायर्स नाउन के लिए, अर्थात प्लूरल के लिए, थिंग्स के लिए। तो अब यहां पर आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। ऑल आर इन गुड कंडीशन, सभी अच्छी स्थिति में। सभी कौन, टायर्स, कि सारे टायर अच्छी स्थिति में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप भी अच्छी स्थिति में रहिए, मिलते हैं कल।